अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री। टॉपिक है आपका यूजेस ऑफ आइसोटोप्स एंड व्हाट आर आइसोटोप्स। इन अ प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि द एटम ऑफ एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एंड व्हाट आर द रेडियो आइसोटोप्स? द आइसोटोप्स विच emit a स्पेसिफिक रेडिएशंस। ठीक है, तो ख़ास किस्म की शुआएँ जो है या रेज़ जो है उनसे निकलती हैं। दीज रेज आर यूज्ड इन आ डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट आपने कह रहे हैं कि यूज्ड इन आ साइंस, यानी इसको इन द फील्ड ऑफ साइंस, यानी साइंस की बहुत से जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। इसका बेहतरीन है कि जैसे रेडिएशन जो है वो किसी ख़ास बीमारी के दौरान रेडिएशन जो है वो बॉडी अफेक्टेड पार्ट पर रेडिएशन डाली जाती हैं, जिससे वो अफेक्टेड पार्ट जो है वो क्योर किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, रेडिएशन का इस्तेमाल करते हुए, और रेडिएशन कहाँ से एमिट होती हैं? रेडिएशन आर एमिटेड बाय आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। ठीक है, रेडियोथेरेपी दरअसल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी ये रेडिएशन के ज़रिए जो है ये कैंसर का इलाज किया जाता है। वो कौन से एलिमेंट हैं, यानी विच एलिमेंट आर यूज्ड इन आ रेडियोथेरेपी। ख़ास तौर पर जो रेडिएशन इमिट करते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। उनमें से 2-3 का जिक्र है यहाँ पर, वैसे तो बहुत से हैं लेकिन यहाँ पर 2-3 का जिक्र है, जैसे फॉस्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90। तो दीज 2 एलिमेंट emit लेस स्ट्रॉन्ग रेडिएशन, यानी इतनी ताकतवर रेडिएशन नहीं होती, और दीज रेडिएशन आर कॉल्ड बीटा रेज। यानी ये 3 टाइप्स हैं रेडिएशन की, उनकी टाइप हैं, उनकी स्पीड की बिना पर, उनकी मैसेज पर डिपेंड करते हुए, यानी उनका वो कितनी हैवी हैं या वो कितनी ताकतवर हैं, या उनमें दाखिल होने की यानी पेनिट्रेट करने की, एक लफ्ज़ आपकी इसी में इस्तेमाल हुआ है, पेनिट्रेट, यानी उसमें दूसरे के अंदर दाखिल होने की ताकत कितनी है। तो दीज आर लेस स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू द गैमा रेज। यानी तीसरी टाइप, यानी एक अल्फ़ा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। अब ये पेनिट्रेट पावर किसकी है? इसकी लेस पेनिट्रेट पावर है। ठीक है, और ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल होती है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर के लिए। इसी तरह कोबाल्ट एक एलिमेंट है, कोबाल्ट 60, दीज इमिट स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस, दीज आर गामा रेज रेडिएशंस, एंड दीज रेडिएशन आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये और दूसरी टाइप के कैंसर के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। नो, these isotopes not only used in a treatment of the diseases but also in a diagnosis the diseases. Diagnosis का मतलब है शनाख्त करना या पता चलाना या शनाख्त करना या मालूम करना। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ना सिर्फ ये ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि इससे ये भी पता चलाया जाता है कि बीमारी की क्या टाइप है, या किस किस्म की बीमारी है, या ये बीमारी किस बॉडी के किस हिस्से को अफेक्ट कर रही है, या उससे वो पार्ट जो है वो अफेक्टेड है। सो दैट्स मीन्स कि दीज आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर। अब ट्यूमर क्या है? ट्यूमर जो है अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स है। बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं डिफरेंट जगहों पर, तो बॉडी जो है वो बनी सेल्स की हुई है। ठीक है, क्योंकि आप केमिस्ट्री के थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, तो बायो क्या ये ज़्यादा टॉपिक है। तो सेल्स जो हैं बॉडी सेल्स की बनी है, और सेल्स की एक ग्रोथ जो होती है वो एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। लिमिट से ज़्यादा ग्रोथ बॉडी को ऑर्डर नहीं होता कि वो उससे ज़्यादा ग्रोथ करे। जब अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाए तो वो एक गोले की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाता है। वो सेल बहुत से सेल डिवाइड होकर एक गोला सा बन जाते हैं, और उसको हम साइंस लिहाज में साइंटिफिक नेम में ट्यूमर कहते हैं। और ये ट्यूमर जो है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट बॉडी की नहीं होती,
तो ये एक डिज़ीज़ की शक्ल, जो एक क्रॉनिक डिज़ीज़ होती है, उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में बन सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए, इसको डायग्नोस करने के लिए कि इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ट्यूमर इज़ प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी कहाँ है, तो ये डायग्नोस करना जो है ये भी रेडियो आइसोटोप्स का जो है वो काम के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा मेडिसिन में, यानी इसको एज अ मेडिसिन भी रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयोडीन 131, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये ग्वाइटर, ये गिल्लड़ एक बीमारी, एक डिज़ीज़ है जो कि कहाँ, इन थायराइड ग्लैंड्स। अब थायराइड ग्लैंड्स क्या हैं कि ये गर्दन के अंदर, हमारे नेक के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं, और ये ग्लैंड एक ख़ास किस्म के हार्मोन्स खारिज करते हैं, यानी थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जिसको ये थायराइड ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं। ये थायरॉक्सिन जो है कंट्रोल करता है बॉडी को एनर्जी रिलीज़ करें, यानी फूड में कितनी एनर्जी बॉडी को देनी है और कितनी नहीं देनी है, यानी एनर्जी का एक बैलेंस सिस्टम जो है वो बॉडी में रखना है। तो थायराइड ग्लैंड जो है एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है, थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन जो है, ये हार्मोन जो है वो आयोडीन की मौजूदगी में काम करता है, और अगर लैक ऑफ आयोडीन हो जाए, ठीक है, लैक ऑफ आयोडीन हो जाए, तो ये जो है इसका नतीजा जो है वो ग्वाइटर, यानी गिल्लड़ एक बीमारी होती है, उसका ये वजह बनती है, और उसमें अगर जो नेक है वो स्वेल कर जाती है, यानी सूज जाती है। तो उसके लिए, उसके इलाज के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए ये जो आयोडीन 131 आइसोटोप है ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद अगला है आर्चियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस, यानी पत्थरों से, यानी जो डेड प्लांट है या डेड एनिमल है, ठीक है, इसी तरह ज़मीन में कौन से पत्थर हैं, कौन सी मादनियात हैं, कौन सी मिनरल हैं, इस चीज़ का जो है वो पता चलाया जाता है, यानी आर्चियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिकल यूजेस हैं। ये क्या होता है, इसमें जो ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं है, बार इतना मैं समझा देती हूँ कि एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स, यानी आपने जो प्लांट डेड हो चुके हैं या एनिमल जो डेड हो चुके हैं, ठीक है, उनकी एज डिटरमाइन करनी है, उसको पता चलाना है कि उसकी एज, या अंदाज़ा लगाना है कि ये प्लांट कितना पुराना है या ये एनिमल को डेड हुए कितना अरसा हो चुका है। ये ख़ास तौर पर जो क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब कोई मर्डर या ऐसा कोई वाक़यात हो जाएं तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म का पता चलाया जाता है कि उसकी एज को या उसकी जो उसको डेड हुए कितना जो है वो अरसा गुज़र चुका है। ये एक एस्टिमेशन, ये अंदाज़न एक तरीक़ाकार होता है। तो जो आर्चियोलॉजिस्ट हैं या जियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वो रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं, और दो रेडियो आइसोटोप जो है वो दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इसमें एस्टिमेट का एज ऑफ द फॉसिल्स का पता चलाने के लिए वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, उस तरीके को कहते हैं, और दूसरा है रेडियो कार्बन डेटिंग या ओनली कार्बन डेटिंग प्रोसेस या मेथड इसको कहते हैं। अब ये है क्या, ये थोड़ा सा तफसील में इसमें नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसकी आपको एलेबरेट करके बता देती हूँ कि ये एक एज डिटरमाइन प्रोसेस है बाय हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप, यानी जो डेड एनिमल है उसके अंदर ये आइसोटोप जो है मौजूद होता है, और वो आइसोटोप्स जो है वो डिसइंटीग्रेट होने में, यानी उसको तोड़ फोड़ उसके अमल होने में जो जितना टाइम लगता है, ठीक है, उसका पता चलाया जाता है, और फिर उसको एक नॉर्मल एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है। फिर सुन लें कि एक आइसोटोप जो रेडियो आइसोटोप्स है वो किसी भी प्लांट में या एनिमल में जो है वो दाखिल किया जाता है, और फिर उसको कंपैरिजन किया जाता है, उसकी यानी उसकी तोड़ फोड़ जो भी उस प्लांट के अंदर या उस एनिमल के अंदर उसकी जितना अरसा या जितना टाइम लगता है उसको
डिसइंटीग्रेट होने में, यानी जैसे कोई प्लांट डेड हो गया, ठीक है, डेड होने के बाद उसको उसकी जो है वो फॉसल में चेंज हुआ, यानी वो उसके अंदर तोड़ फोड़ हुई, ठीक है, और तोड़ फोड़ होने जितनी भी उसके मैस को तोड़ फोड़ होने में जो टाइम लगा वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है, ठीक है। और नॉर्मल हाफ लाइफ उस एलिमेंट की पता होती है, फिर उसको उसके साथ नॉर्मल जो एलिमेंट है उसके साथ इस आइसोटोप की हाफ लाइफ को कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर करने से हमें ये पता चल जाता है कि इस एलिमेंट की हाफ डिसइंटीग्रेट में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो अगर इतना इसकी अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो चुकी है तो उसको कितना टाइम गुजर चुका है। इस तरह किसी भी डेड प्लांट की या डेड एनिमल की एज को डिटरमाइन किया जाता है उस आइसोटोप की हाफ लाइफ को डिटरमाइन करते हुए, उस आइसोटोप की जो उस एनिमल की या उस प्लांट के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, उसको कंपेयर करते हैं एक नॉर्मल एलिमेंट से। सेकेंड इज़ अ रेडियो कार्बन डेटिंग। अब आपको पता है बॉडी जो डेड एलिमेंट है या डेड प्लांट है या डेड एनिमल है वो फॉसल कहलाते हैं, और दे आर कंटेनिंग अ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। एनिमल में और प्लांट में कार्बन बॉडी बनी ही किसकी है, प्रोटीन की, और प्रोटीन जो है उसमें कार्बन जो है एक लाजमी जुज़ है। अब कोई भी प्लांट या एनिमल डेड हो जाता है तो उसका जो फॉसल है, ठीक है, उसको उसकी मेयरिंग की जाती है रेडियो आइसोटोप कार्बन 14, यानी अगर उसमें रेडियो आइसोटोप्स कार्बन 14 मौजूद है, क्योंकि जो भी डेड एनिमल है या प्लांट है, फॉर एग्जांपल प्लांट है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से जो मौजूद होती है कार्बन 14 आइसोटोप जो होता है वो फ़ज़ा में मौजूद होता है। ये फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्लांट जो है वो अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं या अपनी बॉडी को बनाते हैं। तो कार्बन 14 जो है वो उसको डिटरमाइन करना है कि उसमें कितना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर वही तरीका इख्तियार किया जाता है कि उसकी मेयरिंग की जाती है कि उसके अंदर कार्बन 14 कितना डिसइंटीग्रेट हो चुका है और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसके अंदर किस तरह मौजूद है। और ये तरीका जो है ये भी कार्बन डेटिंग या कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग कहलाता है, यानी इससे भी फॉसल फ्यूल की यानी कार्बन की मिकदार यानी कार्बन 14 जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक मिकदार को उसमें मेजर करके ट्रेस करके उसका पता चलाया जाता है कि उसकी एज कितनी है। नेक्स्ट इज़ द केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, यानी केमिकल रिएक्शन कोई बॉडी किसी भी प्लांट में या किसी भी बॉडी में हो रहा हो, ठीक है, और कोई एलिमेंट कितना इस्तेमाल हुआ है उसको ट्रेस करना, उस केमिकल रिएक्शन में उसका स्ट्रक्चर मालूम करना जो है वो भी रेडियो आइसोटोप से जो है वो पता चलाया जा सकता है। सो रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉलो द एलिमेंट, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट उस रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा है उसका पता चलाना कि हाउ मच अमाउंट आर यूज्ड और हाउ मच अमाउंट इज़ प्रेजेंस इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का से हमें स्ट्रक्चर भी मसलन इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर जो है फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होता है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन 14 से लेबल किया जाता है जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ये जैसे जैसे इस केमिकल रिएक्शन के दौरान ग्लूकोज बनता जाता है तो कार्बन मूवमेंट से हम क्या पता चला लेते हैं, हम पता चला लेते हैं कि कार्बन कितना इसमें इस्तेमाल हो रहा है या इस कार्बन मूवमेंट की इसकी कितनी मूवमेंट जो है स्टेप बाय स्टेप क्योंकि ये प्रोसेस स्टेप्स में होता है, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्टली रिएक्शन लिख दिया ना, ये रिएक्शन स्टेप्स में होता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि इसके ज़रिए रेडिएशन डिटेक्टर होता है जो कि इसकी कारकर्दगी यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कारकर्दगी को डिटेक्ट करता है। उससे जैसे आप थर्मामीटर होता है जो टेम्परेचर बॉडी का
पता चला लेता है। इसी तरह रेडियो डिटेक्टर जो है वो पता चला लेता है कि इस कार्बन 14 एलिमेंट की मूवमेंट क्या है या ये कितना इस्तेमाल हो रहा है। जैसे इसमें भी कार्बन 14 में भी यही तरीका इख्तियार किया जाता है कि कितना वो जो है कार्बन रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट जो है कार्बन 14 वो डिसइंटीग्रेट हुआ। वो एक आला है या एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे रेडिएशन डिटेक्टर कहा जाता है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में हाउ मच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ मूव और यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, तो ये भी पता चलाया जाता है। और फिर इससे इसकी साख का भी पता चल जाता है कि इसका अब किसका इस मालिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो अब क्या होगा या किस स्टेप में कितनी कार्बन इस्तेमाल हुई। जैसे लास्ट में C6 लिखा हुआ है, अगर हम इससे बैलेंस करें क्योंकि इसमें मैंने बैलेंस नहीं किया तो वो पता चल जाता है कि कितनी कार्बन इस्तेमाल हुई। नो 5th इज़ द एप्लीकेशन इन अ पावर जनरेशन। पावर जनरेशन है कि एलिमेंट के ज़रिए, ठीक है, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस, यानी हम कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उससे हम इस हद तक एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं और इस एनर्जी को हम डिफरेंट प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे बेस्ट जो रेडियो एक्टिव पावर जनरेशन में इस्तेमाल है वो है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियो एक्टिव या रेडियो आइसोटोप को इस्तेमाल करते हुए हम बिजली पैदा करते हैं। किस तरह? इस तरह के U-235 यूरेनियम एक पावरफुल एलिमेंट है जिससे हाई पावर ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसको बम्बार्ड, ये रिएक्शन कैसे होता है कि U-235 को, ठीक है, क्या किया जाता है, न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्डेड किया जाता है, ठीक है, यानी इसकी कोलिजन या टकराव किया जाता है तो ये एलिमेंट ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। ब्रेकअप होने के बाद ये हमें दो एलिमेंट देता है, वो है बेरियम और क्रिप्टॉन, ठीक है, यानी क्रिप्टॉन 139 और बेरियम 139 और क्रिप्टॉन 94 और हमें इसके अलावा 3 हमें क्या मिलते हैं, 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये हमें इसके साथ आप देखें कि हमें बहुत सी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिली है, ठीक है। ये एनर्जी जो है अब क्या होगा जब ये जिस जगह ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है तो वहाँ पर इस एनर्जी को काम में लाया जाता है, जो एनर्जी इसमें पैदा होती है। होता क्या है कि इस एनर्जी से हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं पावर जनरेशन, यानी हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा करते हैं कि ये नहीं है कि पानी से डायरेक्टली बिजली बन जाती है, बल्कि पानी को पहले क्या स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम यानी भाप में, ठीक है। और भाप जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। ये जो प्रोसेस है ये बॉयलर, जो बड़े बड़े बॉयलर होते हैं उसमें ये होता है और फिर उससे हम टरबाइन चलाते हैं, ठीक है। ये टरबाइन एक आला कह लें या एक कह लें बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो टरबाइन है, ये भाप से ये टरबाइन चलते हैं और टरबाइन से फिर जनरेटर चलते हैं और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं जिसे हमारे ट्रांसफार्मर के ज़रिए या फिर दूसरी ज़रिए से इन्हें घरों तक जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो ये इसका मतलब है एप्लीकेशन, यानी हम अप्लाई करते हैं आइसोटोप्स को इन पावर जनरेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ द आइसोटोप्स आर यूज्ड इन पावर जनरेशन। तो यूरेनियम 235 को जब स्लोली न्यूट्रॉन से बम्बार्डेड किया जाता है तो देयर इज़ प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी इज कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम एंड देन स्टीम बाय स्टीम, ठीक है, यूज ड्राइव द टरबाइन, ठीक है, उनको चलाया जाता है एंड देन प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द